guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट दुकुर दुकुर वाली वीडियो लेकर के। ऐसे अगर कहा जाए ना तो आप लोग तो हमारी सारी हॉरर स्टोरीज को ना काफी ज्यादा दिल खोल के प्यार करते हो, पर आज की जो हॉरर स्टोरी है ना, जिस टॉपिक के बारे में होने वाली है ना, वो हमारे चैनल की वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक है। एंड काफी लंबे टाइम से ना हमें ये डिमांड भी आ रहा था कि दीदी इस बारे में ना आप लोग जल्दी से वीडियो बना दो। तो चलो जी, आपके डिमांड को पूरा करने आपकी दीदियां आ गई हैं। एंड बताना, अभी तक आपने गेस किया कि नहीं? नहीं किया? अरे अभी तक गेस नहीं किया, कोई बात नहीं, चलो हम लोग बता देते हैं। आज की वीडियो होने वाली है जिन, जिन्हें कि दूसरे शब्दों में जिन्नात भी कहते हैं ना, उनके बारे में। एंड ये जो जिन और जिन्नात है ना, ये कितने ज्यादा खौफनाक और खतरनाक हो सकते हैं, अगर आपको नहीं पता ना तो इस बारे में भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये जिन होते कौन है, ये कितने टाइप के होते हैं, कौन से जिन सबसे ज्यादा खूंखार होते हैं और कौन से अच्छे होते हैं। साथ ही साथ कौन कौन सी चीजें हैं ना जो जिन्नों को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है और किन किन चीजों से जिन दूर रहते हैं। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज उसे देख लेना। रियल लाइफ में भी ना आप लोग जिन पर विश्वास करो या मत करो, ये चीजें जरूर आपको हेल्प करेगी। तो चलो, हमने काफी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी डिस्क्लेमर हम लोग आपको देना चाहते हैं। हमने इतनी बार जो जिन 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 कह दिया है ना, काफी ज्यादा हो चुका है। रियल लाइफ में ना इनका नाम भी नहीं बोलना चाहिए, अदरवाइज ये आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हम लोग इनका नामकरण कर देते हैं, भाई हमारी सेफ्टी के लिए ना वो ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना ABC, इनको पूरे वीडियो में हम लोग ABC ही बोलेंगे। तो चलो रानी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप लोग ना आज सच में अपनी सीट की पेटी कस के बांध लो और कानों में ईयरफोन्स डाल लो। हमने तो डर डर के अपनी रूम की लाइट्स ऑफ कर ली है, पर अभी थोड़ा सा यार तशरीफ उठाओ और अपनी रूम की लाइट्स ना ऑफ कर लो। और आज ना दुकुर दुकुर वाली आंटी के साथ ABC अंकल भी आने वाले हैं, इसलिए पहले ही बोल दे रहे, रेडी रहो। तो आज की जो स्टोरी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। एंड ये जो घटना है ना, ये किसी और के साथ नहीं घटी है, बल्कि हमारी सब्सक्राइबर की ना छोटी बहन की घटना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, सारे किरदार और पात्र के ना नामकरण कर देते हैं। तो हमारी जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये कहानी बताई है, उनका नाम हम लोग रख देते हैं फारहा, उनकी छोटी बहन का नाम हम लोग रख देते हैं नफीसा। एंड ये जो घटना है, ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले की है। फारहा और नफीसा के घर में ना उनकी बुआ की बेटी की शादी होने वाली थी। तो चलो, उनकी बुआ की बेटी का नाम हम लोग रख देते हैं रुखसार। एंड फारहा, नफीसा और रुखसार के बीच की बॉन्डिंग काफी ज्यादा बढ़िया थी। रुखसार की शादी के लिए ना फारहा और नफीसा काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। एंड रुखसार गांव में रहती थी, फारहा और नफीसा शहर में रहती थी। तो शादी स्टार्ट होने से 4-5 दिन पहले ही फारहा, नफीसा और उनका परिवार गांव के लिए निकल पड़ा था। एंड पूरी शादी के रस्मों के दौरान ना सबने काफी ज्यादा मस्ती की। शादी तो चलो बहुत अच्छे से हो गई थी, एंड विदाई वगैरह भी अच्छे से हो गई थी। विदाई के बाद ना फारहा और नफीसा का प्लान था कि वो लोग अपने नानी के घर जाएंगे, क्योंकि उनके बुआ के घर से उनकी नानी के घर के बीच में ज्यादा दूरी नहीं थी, जस्ट 10 से 15 मिनट की दूरी थी, मतलब कि पड़ोसी थे वो लोग बेसिकली। तो विदाई की सुबह सुबह फारहा और नफीसा का परिवार क्या डिसाइड करता है ना कि चलो नानी के घर चले जाते हैं, रात भर का थकावट जो है ना नानी के घर आराम करके ही मिटा दी जाएगी। तो सारे लोग वहां से अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं एंड नानी के घर एक रिक्शा पर जाते हैं। नानी के घर जाने के बाद ना सारे लोग सीधे से फ्रेश होने के बाद ना बेड पर पड़ जाते हैं, क्योंकि यार अगर आपके घर में शादी होगी ना तो आपको पता है कि विदाई के बाद की जो थकावट होती है ना, ओ हो, मतलब खड़े होने की भी शक्ति नहीं होती है। रात भर सबने डांस किया था भाई, तो सब लोग जाके ना पैर पसार के सो जाते हैं। एंड 3-4 घंटे नहीं, सारे लोग 7-7, 8-8 घंटे तक सोए रहते हैं। शाम का समय हो जाता है एंड उस वक्त शाम की अजान पढ़ी जाती है, मतलब कि मोहल्ले में मस्जिद में पढ़ी जा रही होगी और उनके घर तक ना अजान की आवाज आ रही थी। जब ये अजान की आवाज आती है ना, उस दौरान फरहा की जो छोटी बहन थी नफीसा, वो अकबका कर उठ जाती है एंड वो अपने कान पर हाथ डाल के ना जोर जोर से
चिल्लाने लगती है कि इसे बंद करो बंद करो बंद करो, दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। घर में सारे लोग लगभग सो ही रहे थे। नफीसा की आवाज सुन के ना सारे लोग दौड़ के नफीसा जिस रूम में थी उस रूम में जाते हैं। सब लोग नफीसा को पकड़ते हैं। पहले तो सबको क्या लगता है ना कि मे भी शादी की थकावट है, नफीसा की तबीयत खराब हो गई होगी, मे भी इसे माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, दैट्स वाई इसका सर ऐसे दर्द से फट रहा है। उसके बाद वो लोग उसे मेडिसिन वगैरह खिलाते हैं, पर नफीसा की हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रही थी। उसके बाद सारे लोग नफीसा को डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद भी नफीसा की हालत में कोई सुधार नहीं आती है। डॉक्टर ने नफीसा को 2-4 दवाइयां दी और कहा कि सर दर्द की गोलियां है, बच्ची को खिला करके आप लोग सुला दीजिएगा, कुछ देर के बाद इसे राहत मिल जाएगी। लेकिन जब वो लोग घर आते हैं ना तो घर वाले क्या डिसाइड करते हैं कि नफीसा को बाहर के कमरे में नहीं सुलाते हैं, घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाते हैं ताकि बाहर के शोरगुल से नफीसा दूर रहेगी और अच्छे से सो सकेगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है रानी? जैसे ही अंदर वाले कमरे में जाने लगती है ना, वहीं पर उसके कदम रुक जाते हैं और वो रूम में ना नहीं जाती है। यहाँ पर नफीसा की जो मम्मी पापा होते हैं ना, वो बोलते हैं कि चलो बेटा अंदर तुम आराम से सो जाना, पर नहीं पता वो बहुत गुस्से से चिल्ला के अपने मम्मी पापा को क्या बोलती है ना कि पहले इस कमरे से जो बुक है उसको निकाल के बाहर फेंको, तब हम इस रूम में जाएंगे और सोएंगे। ये सुन के सबको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उस कमरे में ना किसी के भी कोई कॉपी और किताब नहीं थे, लेकिन उस कमरे में एक चीज था और वो पता है क्या थी? वो थी कुरान शरीफ की बुक। और यहाँ पर जो नफीसा की नानी है ना, तुरंत से अपना दिमाग लगाई कि नफीसा के साथ पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत से क्या किया, दरगाह का पानी लाया, उसे पढ़ा और उसे नफीसा के ऊपर छिड़का। नफीसा के ऊपर जैसे ही पानी के कुछ छींटे गए ना, वो ऐसे छटपटाने लगी कि जैसे उसे करंट का शॉर्ट पड़ा हो। यहाँ पर ना सबको यकीन हो चुका था कि नफीसा के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर सबने जोर जबरदस्ती करके ना नफीसा को उस रूम में जाने के लिए मजबूर किया, पर नहीं पता नफीसा के अंदर इतनी ताकत आ गई थी ना कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई भी नफीसा को रूम के अंदर धकेल पाए। अब यहाँ पर लोगों ने सोचा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हमें अब मौलाना साहब को बुलाना होगा। नफीसा के पापा ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, उन्होंने तुरंत मौलाना साहब को बुलाया और जैसे ही मौलाना साहब घर आके नफीसा को देखे, वो पहचान चुके थे कि इस बच्ची के अंदर पक्का किसी बुरी शक्ति का साया है। और ये कोई ऐसी वैसी बुरी शक्ति नहीं थी, बल्कि वो एक ABC था। यहाँ पर हमने ना अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि ABC भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुछ अच्छे ABC होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं, जिनको ना मतलब आपकी जान ही चाहिए। और बदकिस्मती से नफीसा के ऊपर ना गंदे वाले ABC का साया पड़ चुका था। फिर भी मौलाना साहब यहाँ घबराए नहीं, चुपचाप से नफीसा को अपने पास बैठाए और कुछ मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद पता नहीं कैसे ना नफीसा पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। उसे बाबा ने चेक भी किया, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं डरी। इसके बाद सबको क्या लगा ना कि यहाँ पर जो बुरा ABC था ना वो जा चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौलाना साहब थे ना, उन्हें पता था कि ऐसे ABC किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। एक होता है ना कि सिक्योरिटी के लिए मौलाना साहब ने कहा कि हम कल फिर से आएंगे, एक ताबीज बना के लाएंगे और वो ताबीज हम नफीसा को पहना देंगे ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर ABC की नजर पड़ी भी ना, फिर भी नफीसा सेफ रहेगी। अगले दिन जैसे ही मौलाना साहब नफीसा के घर आए, नफीसा चुपचाप से आंगन में बैठी हुई थी। वो मौलाना साहब को देख के ना हंसने लगी और उसकी उस हंसी से मौलाना साहब समझ चुके थे कि वो नफीसा नहीं हंस रही है, बल्कि उसके अंदर का वो जो गंदा जिन था ना, यानी कि ABC, वो हंस रहा है। वो मौलाना साहब को देख के इसीलिए हंस रहा था ना क्योंकि वो मन ही मन ये सोच रहा था कि अरे इसी को तो कल हम चकमा देख के भगाए थे, ये फिर आ गया यहाँ पर। क्योंकि आप लोगों को एक बात बता देते हैं, जो ABC होते हैं ना, वो दिमाग के साथ आपका बहुत खेल खेलते हैं, इसलिए आप लोग भी सतर्क रहना। यहाँ पर ना अब मौलाना साहब काफी अच्छे से समझ गए थे कि ये ABC ऐसे आसानी से तो नहीं जाने वाला है,
कल इसने हम सबको चकमा दिया था और ये लौट करके आया है। अगर ये लौट करके आया है ना तो इसके इरादे कोई छोटे मोटे नहीं होंगे, ये इसके पीछे बहुत बड़ा गेम रच रहा होगा। यहाँ पर मौलवी साहब ने सोचा कि सिंस की ये एबीसी ना काफी ज्यादा मजबूत है, तो अगर हम इससे मुकाबला करेंगे ना तो 110% मुंह के बल गिरेंगे और हार जाएंगे। तो इसीलिए मौलाना साहब ने क्या सोचा ना कि इससे ना अच्छे से बात करते हैं, इससे विनती करते हैं, इससे मिन्नतें मांगते हैं, तो हो सकता है कि दया करके ये नफीसा को छोड़ दे। उसके बाद ना मौलाना साहब सीधे सीधे एबीसी से बोलते हैं कि देखो एबीसी, हम यहाँ पर ना तुमसे मुकाबला करने नहीं आए हैं, तुम काफी ज्यादा बड़े हो, तुम्हारे सामने तो हम कुछ भी नहीं है, हम सारे लोग कुछ भी नहीं है, तो हम पर रहम करो और इस बच्ची को छोड़ दो। तो वहां पर वो एबीसी क्या बोलता है ना, अच्छा अब ना आया तू लाइन पे, तो एक काम कर, मैं बच्ची को ऐसे ही तो नहीं छोड़ूंगा, तुझे ना मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। तो फिर मौलाना साहब बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम जो बोलोगे और जितना हमसे बन सकेगा ना हम लोग वो सब कुछ करने को तैयार है। तो वो एबीसी बोलता है देख मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं काफी दिनों से भूखा हूँ और मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने का मन है, तो एक काम कर हलवाई के दुकान पे जा, जितनी ज्यादा मिठाइयाँ ला सकता है ना ले आ, मुझे मेरा पेट भरना है। तू अगर मेरा पेट भर देगा ना खुशी खुशी मैं इस लड़की को यहाँ से छोड़ करके चला जाऊंगा। उसके बाद मौलाना साहब घर वाले को ये सारी बातें बताते हैं और मौलाना साहब ये भी बोलते हैं कि अभी एबीसी ने जो मुझसे बात की है ना काफी ज्यादा प्यार से और शांति से की है, तो ऐसी चांसेस है कि अगर हम लोग इसका पेट भर दे तो ये नफीसा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और चुपचाप से चला जाएगा। तो घर वालों से जितना हो सकता है ना ये ट्रक भर भर के मिठाइयां घर के बाहर लगा दी गई। उसके बाद मौलाना साहब फिर से आते हैं, कमरे में जाते हैं और एबीसी को बोलते हैं, मतलब कि अभी भी वो एबीसी नफीसा के शरीर में ही था, तो नफीसा को ही इनडायरेक्टली बोलते हैं कि देखिए आपने हमसे जो मांगा था ना हम लोग आपके लिए लेते आए हैं, अब जा करके खाइए और खाने के बाद इस बच्ची पर रहम करिए और इसे छोड़ दीजिए। तो फिर एबीसी क्या बोलता है ना कि देख भाई हम यहाँ किसी और के घर पे तो खाना नहीं खाएंगे, हम खाएंगे, तुम सारे लोग मेरे को खाते हुए देखोगे, मेरे को बहुत ज्यादा शर्म आती है किसी के सामने खाने में, तो एक काम कर सारी मिठाइयाँ उठा मेरे घर पे रख के आ जा। मौलाना साहब सोचते हैं कि आपका घर कहाँ पर है, हमें तो नहीं पता। तो एबीसी पता है क्या रिप्लाई करता है, एबीसी रिप्लाई करता है कि ये लड़की जिस शादी वाले घर से आ रही थी और इस घर के बीच में जो पीपल का 2 पेड़ पड़ता है ना, जहाँ की बगल में पूल भी है, पूल के नीचे से नदी बहती है, वहां ही उस पीपल के पेड़ के पास सारी मिठाइयां रख दे, वहीं पर मैं रहता हूँ। यहाँ जैसे ही एबीसी को ये बात बताई गई कि आपके घर में हमने सारी मिठाइयां रख दी है, जाइए आप जाकर खा लीजिए, ये सुनते ही नफीसा तेजी से उठती है और दौड़ते हुए पीपल के पेड़ के पास जाने लगती है। नफीसा को ऐसे हड़बड़ी में दौड़ता हुआ देख के ना घर के सारे लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही पीपल का पेड़ नजदीक आता है ना नफीसा रुकती है, रुक करके पीछे पलट के देखती है, जोर से हा 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 करके हंसती है और सामने जो पुलिया थी ना उसकी ओर दौड़ने लगती है। यहाँ पर अब सबको लगता है कि जब मिठाइयां पीपल के पेड़ के पास थी तो नफीसा पुल के पास क्यों दौड़ रही है। अभी तो लोग ये सोच ही रहे थे, तब तक क्या होता है ना नफीसा दौड़ते हुए जाती है, उस पुल के नीचे की नदी में कूद जाती है। अभी लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये हुआ क्या। बिना सोचे समझे उस घर के जितने भी मर्द थे ना सब लोग उस नदी में कूद जाते हैं नफीसा को बचाने के लिए। अगल बगल कुछ मछुआरे भी थे, वो लोग भी सब नदी में कूदते हैं एंड गनीमत से नफीसा की जान बचाई जाती है। ऑल्दो उस एबीसी ने ना काफी कोशिश की थी कि नफीसा की जान ले ले, क्योंकि जब वो नदी में कूदा ना वो नफीसा को नदी की गहराई में दबाते हुए ले गया था और पूरा उसका गला चोक कर रहा था। जब नफीसा बाहर आती है ना नदी से, उसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। यहाँ पर मौलवी साहब एक चीज तो समझ गए थे कि ये एबीसी ना इतने आराम से नहीं जाने वाला है। पहली बारी तो उसने इन लोगों को चकमा दिया ही, ये दूसरी बार थी जब मिठाई के नाम पर एबीसी ने सारे लोगों को चकमा दिया हुआ था। हमने जो जिन के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाई है ना उसमें हमने आप लोगों को बताया है कि ये जो एबीसी होते हैं ना
साइकोलॉजिकल गेम बहुत खेलते हैं, इंसान के दिमाग को ना ऐसे पलट सकते हैं, काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। और वही इस एबीसी ने नफीसा और घर वालों के साथ किया था। उसके बाद अब मौलवी साहब एक एक कदम फूक फूक कर रखना चाह रहे थे। यहाँ पर मौलवी साहब एक चीज तो काफी अच्छे से समझ गए थे कि वो जो एबीसी था ना काफी ज्यादा शैतान और काफी ज्यादा खूंखार था। वो नफीसा के साथ रहना तो चाहता था, वो नफीसा के साथ शारीरिक संबंध भी बनाना चाहता था। एंड नफीसा और एबीसी के बीच में अगर कोई भी आता जो कि नफीसा को बचाता तो वो एबीसी नफीसा की जान भी ले सकता था। इसीलिए उस एबीसी ने ना प्लान बनाया मिठाइयों के बहाने, ताकि वो नफीसा को घर से बाहर निकाले और जा करके उसकी जान ले ले। जब नफीसा ठीक होके हॉस्पिटल से घर आई ना, इसके बाद अब मौलाना साहब अपनी प्लान बनाना स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ पर मौलाना साहब को ये समझ में आ गया था कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाली है, हमें इस गंदे एबीसी को ना भगाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसके बाद मौलाना साहब ने क्या किया ना, फुल प्लानिंग की और अपनी टीम के साथ इस बार नफीसा के घर पहुंचे थे। और इस बार मौलाना साहब ने ना नफीसा को कोई ताबीज नहीं बांधी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि एबीसी नफीसा के शरीर में वापस से दोबारा आए, ताकि इस बार जो भी प्रॉब्लम होगा ना उसका मौलाना साहब जड़ से इलाज कर पाए। यहाँ पर मौलाना साहब ना सबसे पहले नफीसा के घर पहुंच के हिदायत दी कि इस घर में जितने भी सदस्य हैं और खासकर जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो इस पूरे घर को खाली कर दे, क्योंकि वो जो जिन था ना उसकी नीयत बहुत ही ज्यादा गंदी थी। तो सबसे पहले घर को खाली किया गया। उस घर में सिर्फ नफीसा और साथ ही साथ मौलाना साहब के साथ उनकी टीम ही मौजूद थी। इसके बाद मौलाना साहब ने चुपचाप से नफीसा के हाथ को और पैर को रस्सी से बांध दिया और चुपचाप से मौलाना साहब बैठे हुए थे, क्योंकि नफीसा को भी कहीं ना कहीं पता था कि अभी ना उसके शरीर में जिन मौजूद नहीं है। थोड़ा वेट करने के बाद ना अचानक से नफीसा की जो हंसी थी ना वो अजीब तरह से बदल गई थी, और किसी आदमी की जो हंसी होती है ना उस आवाज में अब नफीसा हंसने लगी थी। उसने हंसने के साथ ही मौलाना साहब को कहा कि अबे तू फिर आ गया, तेरे को समझ में नहीं आता है, अभी भी वक्त है मौलाना, तू यहाँ से निकल जा वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन हमारे जो मौलाना साहब थे ना वो भी हार नहीं मानने वाले थे। अब यहाँ पर उन्होंने ना जल्दी से जो जितनी भी प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करते के साथ ही ना अब यहाँ पर जो नफीसा के शरीर में वो जो गंदा एबीसी था ना उसकी हालत तो भाई बद से बदतर होने लगी थी। जैसे ही दरगाह का पड़ा हुआ पानी नफीसा के शरीर पे छीटा जाता था, ऐसा लगता था ना कि उसका शरीर पूरी तरह से ना जल रहा हो। लेकिन फिर भी 1-2 घंटे लग गए थे उस गंदे एबीसी को ना अपने कंट्रोल में करने के लिए। यहाँ पर मौलाना साहब ने कहा कि देख, तेरे को हम तो साफ साफ बोले थे कि इस बच्ची को परेशान मत कर, चुपचाप इसके शरीर से निकल जा, पर तूने यहाँ पर मेरी बात नहीं मानी। और जैसा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए अब तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए तू साफ साफ सारी सच्चाई बता दे कि तू इस बच्ची के शरीर में क्यों आया और तेरी इंटेंशन क्या है। अब यहाँ पर ना बेचारा वो जो गंदा एबीसी था ना उसने अपनी सारी सच्चाई बोलना स्टार्ट कर दी। और जब उसने सारी सच्चाई बताई ना सारे लोग शॉक्ड हो चुके थे। आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि वो जो गंदा एबीसी था ना वो सबसे पहले नफीसा को नहीं पकड़ने वाला था, बल्कि उसकी जो बुरी नजर थी ना वो नफीसा की जो बुआ की बेटी जिसकी शादी में ये लोग गए थे ना उस पे थी, यानी कि रुखसार पे थी। लेकिन जैसी रुखसार की शादी हो चुकी थी और रुखसार की जब शादी हुई ना तो शादी के बाद दुल्हन को कमरे से बाहर बहुत कम ही आना जाना करना पड़ता है। इसीलिए जो गंदा एबीसी था ना उसको मौका ही नहीं मिला कि वो रुखसार के शरीर पे ना अटैक कर पाए और उसके शरीर पे कब्जा कर ले। इसीलिए उसने ना अपना टारगेट और अपना शिकार बेचारी नफीसा को बनाया। और शादी के टाइम ना नफीसा जब बहुत सुंदर से रेडी होके सज धज के परफ्यूम लगा के निकली थी ना तब उस एबीसी की जो नजर थी ना वो नफीसा पे पड़ चुकी थी और उसके बाद उसने अपना शिकार नफीसा को बना लिया था।
यहाँ पर ना आप लोग सोचोगे कि दीदी अगर एबीसी की नजर सबसे पहले रुखसार पे थी तो उसने रुखसार को पहले ही कब्जा क्यों नहीं किया, वो उसकी शादी होने का वेट क्यों कर रहा था। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि रुखसार का घर और नफीसा की नानी के घर के बीच में ज्यादा दूरी नहीं थी, उनके घर के बीच में लगभग 10 मिनट की दूरी होगी। एंड उनके घर में ना वो पीपल का 2 पेड़ था जिस पर कि वो एबीसी रहता था। तो जब भी रुखसार स्कूल से आना जाना करती थी ना तो वो उसी पीपल के पेड़ को पार करके जाती थी। और रुखसार ना जब जब जाती थी एबीसी तब तब उसको देखता था एंड काफी समय से वो रुखसार के ऊपर अटैक करना चाहता था, पर रुखसार हमेशा से ताबीज पहन के रखती थी खुद की सुरक्षा के लिए। इस कारण से वो एबीसी उसको नहीं पकड़ पा रहा था। पर रुखसार की शादी होने से पहले ना वो एबीसी काफी ज्यादा चाहता था कि वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आए। मे बी वो उसकी डिजायर होगी, मे बी फर्स्ट लव होगा, मेल ईगो होगा, कुछ भी हो सकता था। इसीलिए वो शादी से पहले पूरी जद्दोजहद के साथ कोशिश कर रहा था रुखसार के साथ संबंध बनाने की, पर वो अपने गंदे इरादों में सफल नहीं हो पाया। और इसी बीच ना बेचारी नफीसा उस चक्कर में फंस गई। इतना जानने के बाद ना मौलवी साहब ने यही कहा कि तू इतना गंदा है ना, तू इतना गंदा है कि तुझे तो आजाद करने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि तुझे आजाद किया जाएगा ना तो तू फिर किसी मासूम को पकड़ेगा और उसे तड़पाएगा। इसीलिए मौलवी साहब ने उस जिन को कैद कर लिया और उसके बाद नफीसा और उसका परिवार ना उस गांव को छोड़ करके फटाफट अपने शहर चले गए। लगभग 1 साल तक तो नफीसा बिल्कुल ठीक रही, लेकिन फरहा ने हमें मैसेज करके बताया ना कि दीदी पता नहीं, हम तो मौलवी साहब के कांटेक्ट में है नहीं, वो गांव से थे, हम लोग अपने शहर में आ गए। लेकिन अभी कुछ समय से 3-4 महीने से ना नफीसा को फिर से वही एबीसी दिखता है। ऑल्दो नफीसा ने ताबीज वगैरह पहना है, इसलिए वो एबीसी ना नफीसा पे अटैक नहीं करता है, बस वो नफीसा को दिखता है जब भी नफीसा अकेले में रहती है और वो नफीसा को रिझाने की कोशिश करता है, मतलब उसे खुद की ओर अट्रैक्ट करता है, अपने पास बुलाता है। और नफीसा जब जब ये सब देखती है ना बेचारी काफी ज्यादा सहम जाती है। एंड वो घर वाले अभी उनके प्लान भी कर रहे हैं कि फिर से गांव जाएंगे एंड मौलाना साहब से फिर से मिल करके ये पता करेंगे कि 1 साल तक ऐसा नहीं हुआ तो वो एबीसी अभी क्यों फिर से नफीसा को परेशान कर रहा। एंड एक सबसे बड़ी बात बताएं क्या इस कहानी की यूएसपी, वो ये है ना कि यहाँ पर फरहा ने हमें बताया ना कि वो एबीसी कैसा दिखता है। मतलब अभी तक नेट पर तो बहुत लोग तरह तरह की बातें बताते हैं कि एबीसी ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फरहा एंड नफीसा, जो नफीसा देखती है ना वो देखती है कि एक बहुत लंबा, मोटा और रंग में बिल्कुल दबा हुआ, मतलब एक तरह से बोल लेना बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन का आदमी जो कि गंजा है एंड उसकी आंखें यहाँ ना होके सर पे है, लाइक ऐसे, और बाकी उसे कुछ नहीं दिखता है। तो ये है एबीसी की रियल पहचान, मतलब कि शायद एबीसी ऐसे ही दिखते होंगे। तो वी तो होप कि नफीसा बिल्कुल ठीक रहे। एंड नफीसा को हम लोग एक चीज कहना चाहते हैं कि डियर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जब भी मौलवी साहब ये सब प्रक्रियाएं करते थे ना नफीसा ने काफी अच्छे से कोऑपरेट किया। एंड ऐसा कहा जाता है अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। एंड उस इतने बुरे एबीसी के सामने ना नफीसा ने कभी हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए उसे जल्द से जल्द उसे राहत भी मिल गई है। तो दोस्तों आपको बताना ये कहानी कैसी लगी, और कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना ना मत जाना, नहीं तो वो टकला एबीसी था ना, देखना हम नहीं कुछ बोल रहे आगे, हम कुछ नहीं बोल रहे आगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो